Hello students, our today's topic is nominal GDP and real GDP, which is also a very important topic of first unit national income. So a very common question which is generally asked in the board exam of economics is what is the meaning of nominal GDP and real GDP and which one of the two is the true indicator of growth. So let's start with the meaning of nominal and real GDP. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट कि हम जीडीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं. जीडीपी इज एक्चुअली द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो मनी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? क्वांटिटी इनटू प्राइस. जीडीपी हम नॉमिनल और रियल बाद में करते हैं, पहले तो जीडीपी देखो कैसे फाइंड आउट होता है. जीडीपी में हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हेयर ऑल्सो इट इज जीडीपी. जीडीपी को हम जब प्राइस से क्वांटिटी को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जीडीपी आता है. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी? दोनों में ही हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. द डिफरेंस इज इन द प्राइस. नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस करंट ईयर का लेते हैं और रियल जीडीपी में हम प्राइस जो है वो बेस ईयर का लेते हैं. ओके, करंट ईयर इज द ईयर इन विच जिस ईयर का हम जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, उस ईयर को हम करंट ईयर बोलते हैं. एंड बेस ईयर इज बेस ईयर जो गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है. बेस ईयर जो पास्ट कोई ईयर होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसे वो बेस ईयर कंसिडर करेगी. जैसे एट प्रेजेंट हमारा जो बेस ईयर है इट इज़ 2011 एंड 12. ओके, और बेस ईयर ऐसा होता है जिसमें फ्लक्चुएशंस कम से कम हो, जिसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल कैसे लेंगे हम इसमें? फॉर एग्जांपल अगर मैं 2015 का जीडीपी फाइंड आउट करना चाहती हूँ. ओके, तो अगर मैं 2015 की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करती हूँ विद द प्राइजेज ऑफ 2015, जिस ईयर की क्वांटिटी है उस ईयर का प्राइस है, देन इट विल बी नोन एज द नॉमिनल जीडीपी. नाउ इन दिस केस फॉर एग्जांपल बेस ईयर इज द 2011. ओके, नाउ अगर मैं क्वांटिटी 2015 की ले रही हूँ क्योंकि मुझे जीडीपी रियल जीडीपी 2015 का चाहिए, तो मैं क्वांटिटी 2015 की ले रही हूँ और प्राइस मैं यहाँ पर 2011 जो कि बेस ईयर की ले रही हूँ. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जीडीपी आएगा दैट विल बी द रियल जीडीपी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जीडीपी आएगा दैट विल बी द नॉमिनल जीडीपी. तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस एंड रियल जीडीपी में क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइजेस. दैट्स वाई इसमें हम करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं. इसलिए अदर नेम ऑफ द नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज द जीडीपी एट current prices. GDP at current prices, whereas real GDP is also known as the GDP at constant prices. Okay. अच्छा, आपको अगर जो है एग्जाम्स में या वैसे यहाँ पर जीडीपी की जगह पर जीएनपी भी लिखा मिले तो भी आपने घबराना नहीं है. आंसर सब सेम है, बस जहाँ जहाँ पर हम जीडीपी यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ हम जीएनपी यूज़ करेंगे. सो देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. So let's try to understand the meaning of nominal GDP and real GDP in a better way with the help of a numerical example. इस टेबल को मैंने इस बेसिस पे बनाया है. सबसे पहली मेरी assumption इसमें ये ली है मैंने कि एक इकॉनमी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स की ही प्रोडक्शन हो रही है और कोई दूसरी गुड प्रोड्यूस नहीं की जा रही. हम ये मान के चलते हैं. तो अब इस टेबल में कौन से कॉलम्स लिए हैं? फर्स्ट कॉलम इज़ ऑफ द ईयर, सेकेंड इज़ ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ एप्पल्स, थर्ड इज़ ऑफ द करंट ईयर, fourth is of nominal GDP, fifth is the growth rate on the basis of nominal GDP, sixth is the base year price, seventh is real GDP and eighth is the real growth. Real growth जो हम real GDP के बेसिस पे निकालते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पशन ये थी कि एप्पल्स की प्रोडक्शन हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पशन ये है दैट बेस ईयर इज़ द 2011. ओके, सेकेंड इज़ द 2011 इज़ द बेस ईयर.
तो जब 2011 बेस ईयर है तो 2011 में 1000 जो है यूनिट्स ऑफ एप्पल की प्रोडक्शन होती है, तो प्राइस इज़ ₹10। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जब हम बेस ईयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी 2011 की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर का जो करंट ईयर प्राइस होता है और जो बेस ईयर प्राइस होता है दैट इज़ सेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस इज सेम, बिकॉज एक ही ईयर की हम बात कर रहे हैं और वही ईयर बेस ईयर है। तो बेस ईयर में जब हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो करंट ईयर प्राइस होता है वो बेस ईयर के इक्वली होता है। तो इसलिए जो बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी है वो भी सेम आता है। ओके, तो 2011 में क्या है, 1000 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है, प्राइस ₹10 है, nominal GDP is 10,000, again base year price is also 10 and the real GDP is also 10,000। तो 2011 में तो दोनों सेम है। अब आते हैं 2012 पे। 2012 में क्या हुआ, there is no increase in the units increase in the production of the units of apples। ओके, तो 1000 यूनिट्स ही 2011 में प्रोड्यूस किए थे, 2012 में भी 1000 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स की ही प्रोडक्शन होती है, बट प्राइस जो है वो ₹10 से ₹12 हो जाता है। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी अब कितना आ जाता है, 12 × 1000 दैट इज 12,000। ओके, नाउ द प्राइस बेस ईयर का क्या है, वो ₹10 ही है, वो दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बेस ईयर का प्राइस तो वही रहेगा, ₹10 है। तो रियल जीडीपी हमारा कितना आ गया, 10 × 1000 दैट इज 10,000। तो रियल जीडीपी में हमारे कोई चेंज नहीं आया, इट इज़ सेम, 10,000 ही पहले था, 10,000 ही अब है। बट इन केस ऑफ द नॉमिनल जीडीपी के केस में क्या हो रहा है, पहले 10,000 था, अब वो बढ़ के 12,000 हो गया। तो ग्रोथ रेट कितना दिखा रहा है ये, यहाँ पर ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखा रहा है ये 20%। ओके, जबकि रियल जीडीपी से हमें पता चल रहा है कि देयर इज़ नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। तो अब ये 20% की ग्रोथ क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो जो है बढ़ गया है, 10 से अब क्या हो गया है, वो 12 हो गया है। ओके, आउटपुट भले ही नहीं बढ़े बट फिर भी हमारा नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आ गया। क्यों, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस का इफेक्ट भी आता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो होता है वो इसको एलिमिनेट नहीं करता नॉमिनल जीडीपी, जो कि रियल जीडीपी में एलिमिनेट हो जाता है। नाउ कम टू 2013 में मान लीजिए हमने पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन की, 1200 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, पहले हमने 2011 में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, अब 2013 में हम 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइस जो है वो ₹10 से ₹15 हो गया। ओके, ₹10 से वो ₹15 हो जाता है। हमारा नॉमिनल जीडीपी 1200 × 15 करके 18,000 आ जाता है। तो जबकि बेस ईयर प्राइस सेम ₹10 है, तो रियल जीडीपी हमारा क्या आ रहा है, 1200 × 10 इट इज़ 12,000। तो अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी हमारा 18,000 आ रहा है, जबकि हमारा रियल जीडीपी ओनली 12,000 आ रहा है। हमारा रियल जीडीपी के बेसिस पे अगर हम रियल ग्रोथ देखें तो 20% शो हो रही है, जबकि हमारी ग्रोथ रेट एज पर द, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे कि 80% की ग्रोथ हुई है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि ये जो 80% की इंक्रीज़ दिखा रहा है, इसके अंदर क्वांटिटी से ज़्यादा प्राइस का इफेक्ट आ चुका है। ओके, प्राइस जो है वो, प्राइस भी हमारा राइज किया है, तो दोनों का ही इफेक्ट इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसके कारण हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आ गया है। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों का ही इफेक्ट नॉमिनल जीडीपी में आता है, जबकि रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। इसलिए जो रियल जीडीपी है वो हमें रियल ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि अगर हमारा रियल जीडीपी पिछले साल से ज़्यादा आता है तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द आउटपुट। तो अगर रियल जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि एक्चुअली में वो हमें एक्चुअल पिक्चर दिखा रहा है इकोनॉमी की, कि एक्चुअली में कितनी ग्रोथ हुई है। तो दैट्स वाई देखो, अब हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था दैट विच वन ऑफ द टू इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, तो आई थिंक अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा दैट रियल जीडीपी इज़ द बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। हमें एक्चुअल ग्रोथ की जो पिक्चर है इकोनॉमी की, जो रियल ग्रोथ है वो हमें कहाँ से पता चलती है, रियल जीडीपी से पता चलती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द अदर टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। So what is the difference between nominal GDP and real GDP? तो जब भी हम किसी का डिफरेंस करते हैं तो सबसे हम स्टार्टिंग पॉइंट जो लेते हैं वो उसका मीनिंग लेते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी is the value of the final goods and services measured at current year prices, and real GDP is the value of final goods and services measured at base year price. तो पहला डिफरेंस क्या है हमारा, कि नॉमिनल जीडीपी को हम
करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे मेजर करते हैं, जबकि हम रियल जीडीपी को जो है वो बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर करते हैं। नाउ सेकेंड डिफरेंस इज द इट कैन राइज विदाउट द राइज इन द फिजिकल आउटपुट। जो हमें पिछले एग्जाम्पल से ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो बिना आउटपुट के इंक्रीज हुए भी इंक्रीज हो सकता है। क्यों इंक्रीज हो सकता है? बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस। इसके अंदर प्राइस जो चेंज होता है उसका भी इफेक्ट होता है, इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इफेक्ट भी होता है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया था कि आउटपुट जो सेम थी 1000 ही 2011 में थी, 1000 ही 2012 में थी, बट जो उसका नॉमिनल जीडीपी आ रहा था वो पहले ईयर में 2011 में 10,000 था और 2012 में वो 12,000 था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो फिजिकल आउटपुट के इंक्रीज हुए बिना भी इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वेयर एज रियल जीडीपी जो है वो तभी राइज करेगा व्हेन देयर इज राइज इन द फिजिकल आउटपुट। अगर आउटपुट सेम है तो रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्राइजेस, क्योंकि बेस ईयर के प्राइस हम लेते हैं रियल जीडीपी को फाइंड आउट करने में। And third point is it does not eliminate the effect of the change in price, whereas real GDP eliminates the effect of change in price, क्योंकि real GDP में हम बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं, प्राइसेस चेंज होते ही नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल इट द GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, वेयरएज हम नॉमिनल GDP में करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें प्राइजेस के इफेक्ट को एलिमिनेट नहीं किया जाता, जो प्राइजेस चेंज होते जाते हैं उसका इफेक्ट भी जो है नॉमिनल GDP में दिखाई देता है। Then nominal GDP is not a true indicator of growth, because जो है नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइस राइज के कारण भी इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो इस बार ज़्यादा आया है तो वो जो है वो ग्रोथ को ही इंडिकेट कर रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। और जितनी ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे वो दिखा रहा है वो एक्चुअल ग्रोथ है, नो। सो बिकॉज हम सब पहले भी हर पॉइंट में यही वाली बात आई है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रीज़न है ये ट्रू इंडिकेटर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें करंट ईयर के प्राइसेस ले रहे हैं और इसमें प्राइसेस का जो इफेक्ट है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का जो इफेक्ट है वो भी नज़र आता है। जबकि इन केस ऑफ द रियल जीडीपी इट इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इसमें प्राइस का जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये तभी राइज करेगा अगर फिजिकल आउटपुट राइज करेगी। सो इट इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, वेयर एज नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। तो लास्ट पॉइंट आप इसमें चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जीडीपी एट करंट प्राइजेस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस, अगर उन्होंने ये दोनों नाम नहीं दिए हैं। ओके, अगर वो आपसे सिंपल बोल रहे हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस आप बताइए तो आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और अगर वो आपसे जीडीपी एट करंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस का डिफरेंस मांग रहे हैं तो उस केस में आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल जीडीपी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रियल जीडीपी। आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है दैट इज़ द जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर? सो व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा मेजर है जिसकी हेल्प से हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो कितने % से अप गए हैं या डाउन गए हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सो जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो प्राइस इंडेक्स को हम नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल फ्रॉम आवर प्रीवियस टेबल। 2012 में हमने क्या देखा था, हमारा जो नॉमिनल जीडीपी था, नॉमिनल जीडीपी वाज इक्वल टू 12,000, ओके, एंड रियल जीडीपी वाज 10,000, है ना। रियल जीडीपी वाज 10,000। नाउ व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड अक्सर हमें न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम्स में मिल जाता है। और क्वेश्चन किस तरह से आता है, देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सो क्वेश्चन आपको कैसे भी आएगा, इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई 2 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे और थर्ड वेरिएबल वो आपको फाइंड आउट करने को कहेंगे, विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। सो हम एक न्यूमेरिकल ये करके देख लेते हैं। सो व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स?
नॉमिनल जीडीपी हमने यहाँ पर देख ही लिया है, नॉमिनल जीडीपी इज़ 12,000 एंड रियल जीडीपी इज़ 10,000 इंटू 100। तो हमारा जब आप इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 120। ओके, तो 120 इज़ द प्राइस इंडेक्स। 120 प्राइस इंडेक्स क्या शो कर रहा है कि हमारे जो प्राइजेज़ हैं वो 20% से राइज हुए हैं। ओके, 120 हमारा ये आया है, इट शोज़ दैट कि प्राइजेस क्या हैं वो 20% से राइज हुए हैं। अब आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो यही हुआ था, उस टेबल में हमने यही लिया था कि 2011 में जो प्राइजेस थे दैट वाज 10 और जो 2012 में जो प्राइजेस थे वो 10 रुपीज़ से बढ़ के 12 रुपीज़ हो गए थे। दैट मीन्स अगर आप 2/10 करके देखेंगे, 2/10 इंटू 100 करेंगे तो आपको 20% ही आएगा आंसर। तो प्राइजेस जो हैं वो 20% से राइज हुए हैं। तो प्राइस इंडेक्स जो जीडीपी रिफ्लेक्टर है, एक तरह से ये हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये 120 की जगह पर 80 आ जाता तो इट शोज़ दैट कि हमारे प्राइसेस जो हैं वो 20% से फॉल हुए हैं। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक जो इसमें रहता है दैट इज़ द जीडीपी एंड वेलफेयर, दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीडीपी इन वेलफेयर। क्या जो जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर है वेलफेयर का? क्या वो हमें जो है वेलफेयर की जो है इकॉनमी की रियल पिक्चर दिखाता है या नहीं दिखाता है? So, GDP and welfare. So, first point in this regard is distribution of GDP, distribution of GDP और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, अगर इकॉनमी में जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है हमारी कंट्री का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट उसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल हो रहा है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ अनइक्वल, ओके, सो इन दैट केस हम नहीं कह सकते कि जीडीपी के इंक्रीज़ होने से लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं कि एक तरह से जीडीपी क्या कर रहा है, उसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है वेलफेयर को, है ना। हम जीडीपी को देख के कह रहे हैं कि जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा आ गया और पर कैपिटा इनकम भी हमारी इकॉनमी का जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, तो हमारी इकॉनमी में वेलफेयर भी बड़ा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो जीडीपी है वो अनइक्वल है, इन दैट केस इट इज़ नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। हम जीडीपी को देख के वेलफेयर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। Then second is the non-monetary transactions. Non-monetary transactions जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो आदान प्रदान हो, लेना देना हो, आप कह सकते हैं बार्टर सिस्टम जैसे होता है। तो डेफिनेटली नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अभी भी प्रिपेयर करती हैं। अगर हम अपने घर में देखें तो जो हाउस वाइफ्स जो हैं, हाउस वाइफ्स की जो सर्विसेज हैं वो बहुत बड़ी एग्जांपल है इसकी। वो अपनी सर्विसेज के बदले में कोई भी जो है वो कह लो कि उनको उसके बदले में कोई मनी जो है कि फॉर्म में पेमेंट नहीं की जाती है। तो बट उनकी सर्विसेज के कारण जो है आप देखिए कि लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ होता है। अगर हमारे घर में जो हाउसवाइफ जो हैं, अगर वो टाइम पे जो है हमें हर चीज़ जो है वो अवेल करवा रही हैं, वो उनकी सर्विसेज के कारण हम अपने फादर्स को देखें वो टाइम पे ऑफिस जा पा रहे हैं, बच्चे अपने टाइम पे स्कूल जा पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें टाइम पे खाना मिल रहा है, तो उनकी हेल्थ जो है वो भी डिटीरियोरेट नहीं हो रही है, वो भी उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर हमें टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो हम डेफिनेटली हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी और हमारी काम करने की एफिशिएंसी भी डाउन जाएगी। सो जो हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज हैं उनके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो वेलफेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट हम उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसको जीडीपी में तो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अगर हम देखें तो इस तरह से जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी को एक तरह से हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वेलफेयर को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन दिस जीडीपी। Then third is the externalities. What are externalities? Externalities are the you can say benefits or harms given by some production unit or some individuals to the society for which they are not पेनलाइज्ड एंड नॉट बीइंग पेड। ना तो उन्हें पे किया जा रहा है, ना ही वो किसी को पे कर रहे हैं। अगर वो किसी का फ़ायदा कर रहे हैं तो उसके लिए
उन्हें कोई पे नहीं कर रहा, और अगर वो किसी का नुकसान कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, तो उसके लिए उनको कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। तो दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नैलिटीज़। मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी होती हैं और इसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई प्रोडक्शन यूनिट है, कोई फर्म है, ओके, वो फर्म कोई भी ले सकते हैं आप, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, कोई कपड़ा जो है प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्री है, या फिर कोई कह लीजिए कि कोई साइकिल जो है प्रोडक्शन की जो है इंडस्ट्री है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो वो क्या कर रही है, वो डेफिनेटली जो साइकिल्स जो है एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, वो साइकिल्स की जो अब वो गुड्स में तो उसका कंट्रीब्यूशन है ही, डेफिनेटली हमारा जीडीपी तो उससे राइज करेगा ही करेगा। बट वो क्या कर रही हैं, गुड्स में अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रही हैं, बट साइड बाय साइड वो क्या कर रही हैं, वो जो इंडस्ट्री स्मोक प्रोड्यूस करेगी उससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होगा, और जो इन्वायरमेंट जब पोल्यूट होगा तो हमारा डेफिनेटली वेलफेयर जो है वो कम होगा, और उसके बदले में वो हमें कोई जो है कह लो कि पेनल्टी भी जो है उन पे नहीं लग रही है, ठीक है। तो हमारा वेलफेयर उससे डाउन जा रहा है, बट जीडीपी में वो क्या कर रहा है, जीडीपी में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई आपके जो है एरिया में कोई पार्क है, पब्लिक पार्क है, बच्चे वहाँ पर जाते हैं, खेलते हैं, ठीक है, तो एक तरह से उससे हमारा जो वेलफेयर है वो इंक्रीज़ होता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्टेड इन द जीडीपी। तो जीडीपी इज़ नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कह सकते हैं आप, कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स कह सकते हैं कि किस तरह की गुड्स जो हैं वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जा रही हैं। वॉर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, नेसेसिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वॉर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, डेफिनेटली वो वॉर गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से जीडीपी तो इंक्रीज़ करेगा, बट लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसी तरह से लग्जरीज़ जो हैं या फिर कंफर्ट्स हैं या नेसेसिटीज़ हैं, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। लग्जरीज़ जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी, लग्जरीज़ जो होती हैं, मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो लग्जरी को यूज़ नहीं करती है ना। लग्जरी यूज़ करने वालों की जो रेशो है अगर हम देखें अपनी पॉपुलेशन के अंदर, वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो जो कंपोजिशन अगर लग्जरीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो डेफिनेटली लोगों का वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो कंपोजिशन ऑफ गुड्स को अगर हम जीडीपी में जो है कंसिडर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।